नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ किस्से और सियासी गलियारों की वो खबरें जो कभी नहीं छपी, कभी नहीं कही गई, वो सारे किस्से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। संसद का विशेष सत्र 3 दिनों के लिए बुलाया गया। नारी शक्ति वंदन बिल के साथ वो 2 बिल यानी कुल 3 बिल सदन में पेश हुए हैं। चर्चा नारी शक्ति वंदन बिल की इसलिए भी हो रही है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और उन्होंने विपक्ष से ये अपील की और कुछ चीजें कोट भी की। विपक्ष से अपील ये की कि इस पर हमारा साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए और 33% जो आरक्षण है उसे आने दीजिए। और एक बात उन्होंने कोट की कि पिछले 30 सालों से इसे रोका जा रहा था। अब यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो कहीं छपी नहीं, जो कहीं नहीं गई, और वही हम विनोद अग्निहोत्री जी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सर, ये बिल जो अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पास हो जाएगा, इस बिल के पीछे की कहानी मैं आपसे समझना चाहूंगी और सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज का इसमें क्या रोल है। सबसे पहले तो ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि 30 साल से इस बिल को रोका गया, इस कोट अनकोट के शब्द का थोड़ा सा विश्लेषण। नहीं, प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिल देखिए, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, पहली बार लाया गया और लोकसभा में इसकी प्रतियां फाड़ी गई और इसकी प्रतियां फाड़ी गई बाकायदा। जो है उसमें इसका विरोध करने वाले जो प्रमुख नेता थे उसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उसमें श्री शरद यादव जी थे, उसमें श्री रामविलास पासवान जी थे और आश्चर्यजनक रूप से कहें, मुखर रूप से खुल के सामने तो कभी नहीं आए, लेकिन अंदर अंदर नीतीश कुमार भी थे। उनकी पार्टी जनता दल यूथ थी तो शरद यादव थे हाउस में, तो जबकि जॉर्ज फर्नांडिस पक्ष में थे, हुआ करते थे। और उसका कारण ये है, उसके बाद फिर ये जब यूपीए सरकार बनी तो इस पे बड़ा वो था, रिजेंटमेंट था और कारण ही दिया गया इसमें। देखिए, सीधे सीधे अगर आप रोकते तो महिला विरोधी होने का ठप्पा लग जाता, तो इसलिए एक कारण बनाया गया कि साहब इसमें कोटा विदिन कोटा कर दीजिए। और वो मांग उठाई इन्हीं मंडलवादी दलों ने, नेताओं ने, शरद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, रामविलास पासवान ने, सबने, कि इसमें SC ST की महिलाएं जो हैं उनका तो ऑलरेडी है ही, लेकिन OBC की महिलाओं के लिए। और शुरू में तो मुझे याद है माइनॉरिटीज़ की भी बात की जाती थी कि OBC SC ST माइनॉरिटीज़ इनके लिए अलग से कोटा, नहीं OBC पे सबसे ज़्यादा जोर था कि OBC पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए और उसके लिए लाया जाए तो हम समर्थन करेंगे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो इसके पक्ष में नहीं थी। OBC की कोटा विदिन कोटा, उनका कहना था, दोनों पार्टियों के बीच, कि पहले बिल पास हो जाए और उसके बाद इसको हम कर देंगे। लेकिन चूंकि दोनों सरकारें ऐसी सरकारें थी, अटल जी की सरकार भी और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार भी आई, दोनों सरकारें ऐसी थी, गठबंधन की सरकारें थी। और गठबंधन जैसे आज भी गठबंधन सरकार मोदी जी की है, लेकिन आज 240 है बीजेपी। उस समय बीजेपी जो थी अटल जी के टाइम में 186-87 के आसपास थी और मनमोहन सिंह के समय कांग्रेस एक बार 145 थी, दूसरी बार 206 थी। इतना बड़ा नंबर नहीं था। तो इसलिए वो सरकारें चाहते हुए भी इस विधेयक को पास नहीं करा पा रही थी, क्योंकि नंबर तो उनके पास नहीं था, नंबर एक। और जो एलाइज थे दोनों तरफ, मुलायम सिंह जी, BSP, ये यूपीए के सरकार के दौरान इधर एलाइज थे और उधर शरद यादव, रामविलास पासवान, ये उस समय एलाइज थे अटल जी की सरकार के समय। तो दोनों ही तरफ के जो सहयोगी थे दोनों सरकारों में, वो इसके पक्ष में नहीं थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं ऐसे ही बात कर रहा था मुलायम सिंह जी से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप क्यों इसके विरोध में हैं? ऐसे अनौपचारिक बातचीत, कोई इंटरव्यू नहीं था। तो मैंने कहा आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, एक बार हो जाने दीजिए। और मैंने बल्कि उनसे भी कहा, मैंने कहा ये बताइए, जिस सीट से, मैनपुरी की सीट आप जीतते हो, अगर आपके परिवार की कोई महिला खड़ी हो जाएगी तो कैसे हार जाएगी? बिल्कुल सही है। हमने कहा कि आप कह रहे OBC के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो जिस सीट से ऑलरेडी कोई पुरुष OBC MP जीत रहा है, किसी भी जाति, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, गुजर हो, कोयरी हो, मौर्य, जो भी जीत के आता है, लोध हो, तो वहाँ से उस परिवार की महिला भी जीत जाएगी, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हर पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं ये बात कह नहीं सकता, बीजेपी और कांग्रेस के भी MPs और नॉट ओनली OBC MP, अपर कास्ट MPs भी, पुरुष MP
बोले आके हम लोगों के पास कहते हैं कि आप लोग इस मुद्दे को उठाते रहिए और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोगों का नुकसान हो जाएगा। ये मतलब ऑफ रिकॉर्ड बातचीत बातचीत आज चूंकि वो नहीं है, इसलिए मैं अब तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, वरना मैं कहता भी नहीं कभी। फिर ऐसे ही शरद जी और इन लोगों से मेरी बात, चूँकि सबसे मेरे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, अनौपचारिक संबंध थे, बहुत बातचीत होती थी, कभी कई बातें ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें होती थी। तो वो सब भी यही कहते थे कि जितना ज़्यादा इसमें दबाव हमारे दल के एमपीज़ का है, बोले उससे कम दबाव जो है भाजपा और कांग्रेस के पुरुष सांसदों का नहीं है। तो ये एक तरह से पुरुष सांसद चाहे किसी, उनकी सबकी एक मौन सहमति थी कि ये बिल सेल थ्रू ना हो, आगे ना बढ़े। अब मैं बात करता हूँ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और राज्यसभा में 2010 में आया, 9 में आया शायद, ऐसी उसी टाइम में आया, जो पास भी हो गया था, जिसमें बड़ी तोड़फोड़ हुई थी राज्यसभा के अंदर। वो आरजेडी के सांसद थे, राजनीति प्रसाद, उन्होंने शोर मचाया, 10 शीशा तोड़ दिया था, काफ़ी हल्ला मचा था। उस समय इस बिल को पास कराने के लिए सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज के बीच में जो केमिस्ट्री बनी थी वो अद्भुत थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि दोनों के बीच बातचीत हुई और सोनिया जी उसमें यूपीए की चेयरपर्सन थी, सुषमा जी लीडर पोजीशन थी। हालांकि सुषमा जी लोकसभा में थी, राज्यसभा में नहीं थी, राज्यसभा में तो अरुण जेटली थे, लेकिन सुषमा जी चूँकि बड़ी नेता थी और लोकसभा में नेता विपक्ष का ज़्यादा बड़ा महत्व होता है, तो उनको सोनिया जी ने तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो इस माहौल को, मतलब इस बिल को पास होने दें। भाजपा पक्ष में थी, पार्टी के रूप में, लीडरशिप के रूप में तो पक्ष में थी, लेकिन सोनिया जी ने इंश्योर किया कि सुषमा जी इस चीज़ को पार्टी की लीडरशिप से करके, और पार्टी लीडरशिप माना। और वो बड़ा ऐतिहासिक चित्र है, अगर आप कभी देखें पलट करके, कि जब ये बिल पारित हुआ है वहाँ से राज्यसभा में, पुराना वाला, और इसीलिए राज्यसभा में लाया गया था कि राज्यसभा का जो विधेयक पास हो जाता है वो इन्फेक्चुअस नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में हाउस रहता है। लोकसभा चूँकि भंग हो जाती है, भंग होने के बाद उसके सारे जो पेंडिंग विधेयक होते हैं वो इन्फेक्चुअस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है राज्यसभा में लाया गया था कि ये हमेशा बना रहेगा, अलाइव रहेगा, और फिर जब कभी मौका आएगा तो इसको लोकसभा में ले जाके पारित करा देंगे। और फिर एक समय ऐसा था कि लगभग हर पार्टी की जो महिला नेता थी, चाहे मायावती जी रही हों, चाहे ममता बनर्जी हों, सोनिया जी सुषमा जी तो थी, वृंदा करात लेफ्ट में थी, वो भी राज्यसभा में थी, इन सब का पूरा समर्थन था उस बिल को। और समर्थन इतना ज़्यादा था कि फिर ये जो नेता थे, मंडलवासी नेता, ये भी थोड़ा ढीले पड़ने लगे, लेकिन बिल आगे लोकसभा में नहीं आ पाया। और आप देखिए कि यहाँ तक कि कितना दबाव रहा होगा कि जब 2014 के बाद 2014 और 19 में बीजेपी के पास इतना बहुमत था कि एक बार उसके अपने 283 सांसद थे और करीब 350 के आसपास एनडीए था, और एक बार 303 थे और एनडीए वही 300, तब लगभग 2/3 बहुमत जुटा सकती थी, तब वो बिल नहीं लाए, तब भी नहीं लाए। तब लाने का मतलब, और लाए कब, बिल्कुल आखिर में, चुनाव से पहले 2023 में लाए, चुनाव से पहले, और लोकसभा में पारित कराया। अब चूंकि नंबर गेम ऐसा है कि पूरा 2/3 के लिए बिना विपक्ष के पास नहीं हो सकता, तो इसलिए आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की, वो उनकी अपील इसीलिए है कि ये बिल पारित हो जाए। अब विपक्ष के सामने एक संकट है, विपक्ष सामने संकट ये है कि अगर विरोध करता है बिल का, तो भाजपा को मौका मिलेगा कि भाई तो महिला विरोधी है, और पारित करा देता है तो पूरा क्रेडिट जो है भाजपा को मिलेगा। अच्छा, क्रेडिट की बात आई सर, मैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक कोट भी किया, उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, उन्होंने अखिलेश की तरफ हाथ दिखाया, उन्होंने तमाम जो विपक्षी नेताजी का, मुलायम सिंह जी का नाम भी लिया, मुलायम सिंह का नाम ले लिया था, इसलिए उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहेंगे तो क्रेडिट जो है हम सरकारी खर्च पर, आप जो भी फोटो देंगे कि भाई इन्होंने पास कराया, इनके नाम पर करा देंगे। तो ये जो क्रेडिट वाली लड़ाई थी, ये मुझे लगता है कि बहुत समय से चलती रही है। तो अगर क्रेडिट की बात थी तो उस वक्त जब सोनिया और सुषमा जी थी, तब उस वक्त इस तरीके की बातें क्यों नहीं और निकल कर आएंगी, ताकि जो है जब अपना नंबर मजबूत है तो उस पर जो है काम कर लिया जाए, और उस समय भी क्रेडिट अच्छा मिल जाता। नहीं, बात तो निकली थी। देखिए, सुषमा जी सोनिया जी में बातचीत होगी, लेकिन जो दूसरे गठबंधन के जो दल थे ना, सहयोगी दल, वो नहीं चाह रहे थे। और मैंने जो मुलायम सिंह का जिक्र किया, उनका ये कहना था कि हम नहीं रोक रहे हैं इसको। उनका कहना था कि सारे पुरुष सांसद हर पार्टी के, कांग्रेस बीजेपी के,
वो इसके खिलाफ है अंदर ही अंदर, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन के कारण बोल नहीं सकते। हम लोग अपना एक हमने मुद्दा बनाया है कि भाई पिछड़ी जाति की महिलाओं को इसमें आप शामिल करिए, उनका कोटा विद इन कोटा करिए। तो वो चूंकि गठबंधन की सरकारें थी, दोनों सरकारें, वो अटल जी की सरकार भी और मनमोहन सिंह की सरकार भी, और मनमोहन सिंह की दोनों सरकार, यूपीए 1 यूपी 2, उसमें मजबूरी भी थी, मजबूरी सहयोगी थी, दलों सहयोगी दलों की बहुत मजबूरी थी। तो इसलिए अच्छा हर बार सरकार दांव पे नहीं लगाया था, एक बार तो उन्होंने न्यूक्लियर डील पे लगा ही दिया था दांव पे 2008 में। तो इसलिए, और मुझे लगता है कि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें क्रेडिट किसी को भी मिल जाए, और जब आप समर्थन करेंगे तो दोनों तो क्रेडिट आपको ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को या अपोजिशन को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ, लेकिन सर्वसम्मति से हुआ। असल में इस टाइम तो नरेंद्र मोदी के नाम की लगेगी। कोई भी काम जब होता है तो जो प्रधानमंत्री होता है तो इतिहास में उसी का जिक्र किया जाता है कि भाई नेहरू जी के टाइम में ये हुआ था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री तो ये बिल पास हुआ था, मोदी जी प्रधानमंत्री तो ये, अटल जी तो वो जो चीज़ है ना, वो क्रेडिट, जैसे आज भाई जब भी IT की सेक्टर की बात होती है राजीव गांधी को क्रेडिट दिया जाता है, इस तरह आर्थिक सुधारों का क्रेडिट हमेशा नरसिम्हा राव को दिया जाता है। तो जो भी क्रेडिट होगा वो तो अल्टीमेटली जाए खाते में। तो ये विपक्ष समझ रहा है, लेकिन इसमें एक पेच है डिलिमिटेशन वाला, परिसीमन वाला। हाँ, डिलिमिटेशन वाला जो मसला विपक्ष उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन अब आधार बनाइए 2026 के 27 की जनगणना का। अभी क्या जल्दी है 2011 की जनगणना का जो मतलब 2011 यानी 20 साल 15 साल पुराने आंकड़ों बात क्यों करनी है? हाँ, क्यों करनी है? तो वो, और चूंकि पिछले जो 2023 में पारित हुआ था विधेयक, उसमें ये था कि 2026-27 की जनगणना होगी उसके आधार पर होगा, तो अब इसीलिए उसको बदला जा रहा है। तो ये तो खैर ये दांवपेच है। मुझे लगता है महिला आरक्षण का मामला ऐसा है रुकने वाला नहीं है। ये शरद यादव की बड़ी, उनके बयान की बड़ी चर्चा होती है जो उन्होंने हाउस में दिया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई और दिल्ली की शहरों की पढ़ी लिखी पर परकटी शब्द इस्तेमाल किया था, बारकटी पारकटी कुछ ऐसे। हाँ, वो एक्चुअली जो बाल महिलाएं छोटे करती हैं अक्सर, तो उसको उन्होंने एक बड़े डेरोगेटरी सेंस में कहा था जो नहीं कहना चाहिए। उसकी बड़ी आलोचना हुई थी, बड़ी सब तरफ से सर जी के पर जो है काफ़ी उनकी आलोचना हुई थी, और होनी भी चाहिए थी क्योंकि जिस सेंस में कहा गया तो ठीक नहीं था। और उसमें तमाम सारी महिला सांसदों ने और नेताओं ने उस बयान की मजम्मत की थी। तो वो, क्योंकि उस वक्त क्या था कि देखिए समय के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, इस बातों को 20-25 साल हो गए कम से कम। भाई लेट 90s से शुरू हुआ था ये सिलसिला, और उसके बाद ये चलता रहा। आज माहौल, आज वातावरण बहुत बदल गया, बहुत आगे बदल गया। इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब ये रुकेगा। बिल तो पारित होगा ही, या अभी नहीं पारित होगा, 6 महीने बाद पारित, जब भी पारित हो, आरक्षण का मसला तो रुकने वाला नहीं है। महिला सांसदों की बात आपने की सर, आपने संसद को बदलते हुए देखा है। हम तो अब नई संसद में देखते हैं अपने सांसदों को, पर वो स्ट्रक्चर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डिफाइन करें। जब गैलरी से आप देख रहे हैं तो वो 50-60 पुरुषों में कहीं एक किसी महिला का सिर दिख जाता था, आज वो तस्वीर बदली है। और इस बिल के आने के बाद कैसा स्ट्रक्चर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यवस्था हम करवा दिए हैं, चिंता मत करिए, आप लोगों का नंबर कम नहीं होगा, उनका बढ़ेगा। ऐसी बात भी उन्होंने कही कि अब तो संसद भी अपना बैठने लायक बन गया है उन लोगों के। देखिए, शुरू में जब पहला चुनाव हुआ था 1952 का, तब जो प्रतिनिधित्व था महिलाओं का बहुत ही कम था, शायद 2% के आसपास रहा होगा। अब करीब 13% से ज़्यादा, 13.5% के आसपास, कम ही है लेकिन कम है, लेकिन 2% और 13%, तो बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। समस्या क्या है कि जब पार्टियां टिकट देने का फैसला करती हैं तो उसमें महिलाओं को टिकट बड़ा रिलेक्टेंटली दिया जाता है। वो जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, कैसे होगा, क्या होगा, चुनाव लड़ पाएंगी, बहुत सारे उनके इफ एंड बट लगाए जाते हैं। जबकि भाजपा और कांग्रेस या जो पार्टी जहाँ प्रभावशाली है, समाजवादी पार्टी मान ली उत्तर प्रदेश में है, या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल बंगाल में है, जो भी पार्टी, अगर, बल्कि ये बात उस समय आई थी, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, जो लोग रामविलास जी, मुलायम सिंह जी, शरद जी, ये लोग जो है जो बिल को रोक रहे थे पिछले कोटा विद कोटा का तर्क दे करके, उनका यह सुझाव था कि बजाय ये करने के ये कानून पारित किया जाए, पार्टियां जो है वो 33% टिकट दें। ये बात भी आई थी कि कानून ये पारित किया जाए, इलेक्शन जो जनप्रतिनिधित्व कानून आप अपने है, टिकट में ही उसका शेयर दें। हाँ। और अपने टिकट में आप 33% टिकट, मान लीजिए आप 100 सीटें लड़ रहे हैं तो 33 सीटें
महिलाओं को थी, जिसका प्रयोग प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किया था कि 40% टिकट जो महिलाओं को दिए जाएंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ दिए भी गए, लेकिन नतीजा निकला कि एक सीट आई, महिला जीती, नहीं 2 सीटें आई, एक महिला एक पुरुष, एक वो आराधना मिश्रा रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की जो पत्नी है, बेटी है सॉरी, और दूसरा एक वीरेंद्र सिंह जीते वहाँ। तो वो दोनों अपनी सीटें जीते, उसमें कोई तो उस नारे का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ये बात आई थी उस समय, उसके बावजूद भी पार्टियों ने कभी भी इस तरह की पहल नहीं की कि वो महिलाओं को 33% तो छोड़िए, 15%, 20%, 25% टिकट दें। वो तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो पता लगा कि कोई पार्टी 4 दे दी, कोई 5 दे दी, वैसे ही होता है, वैसे ही सब मिलाकर सारी पार्टियों के कैंडिडेट मिला लिए तो 15 से 20 महिलाएं होंगी। तो उस तरह से ये तो हुआ है, और इसीलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं बढ़ा, इस तरह बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब मुझे लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और ये उनका आरक्षण एक जमीनी हकीकत बनेगा, पास होकर दिखाई पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन बिल जो अब विशेष सत्र के दौरान सदन में आ चुका है, और जैसा कि विनोद सर भी कह रहे हैं कि संसद भी थोड़ा खूबसूरत दिखने लगेगा जब रेशियो बराबर दिखने लगेगा या थोड़ा उससे ज़्यादा दिखने लगेगा। फिलहाल 3 दिनों का सत्र चल रहा है, और जिस तरीके से महिला आरक्षण का बिल मुझे लगता है कि पिछले 30-35 सालों से रोक कर रखा गया था, उसकी कहानी जो विनोद सर ने आपको बताई कि दोनों ही खेमे के पुरुष सांसद ये कभी नहीं चाहते थे कि ये बिल पास किया जाए। दिलचस्प कहानी है इसकी। प्रतीक्षा मैं बताऊं कि चाहत अब तो चूंकि एक गारंटी दी जा रही है कि भाई सीटें बढ़ेंगी, अगर 543 में होता जो कि पुराने वाले विधेयक में पास हुआ है कि इसी में 33% दिया जाएगा, अगर जो राहुल गांधी कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही है, अगर वो हो तो अभी भी पुरुष सांसद नहीं तैयार होंगे। वो तो चूंकि 543 प्लस 200 की 72 या 73 में बढ़ाएंगी, तो अगर उसके लिए तैयार हुए, उसके लिए तैयार है, चलो जो भी आएगा एडिशनल मतलब आएगा, हमारी सीटें, हालांकि इसमें भी रोटेशन होगा, सीट रोटेट करेगी, तो गारंटी नहीं है कि आज आपकी सीट है, कल हो सकता है अगले टर्म में वो महिला सीट हो जाए। यही सारी वजह थी शायद, इसलिए महिला आरक्षण बिल इतने दिनों से रुका हुआ था। बहुत शुक्रिया सर, ये महिला आरक्षण से जुड़ी हुई, बिल से जुड़ी हुई इन कहानियों को बताने के लिए। निश्चित तौर पर जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अब ये बिल पास हो ही जाएगा, इसके बाद जब संसद का स्ट्रक्चर थोड़ा बदलेगा, थोड़ी तस्वीर बदलेगी, तो और विस्तार से चर्चा करेंगे और इस तरीके के किस्से निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करेंगे। आप सबको बहुत शुक्रिया। अमर उजाला देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।